नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा जी, जो कवि भी हैं, शायर भी हैं और लेखक भी हैं। तो सुनिए न्यूज ऑफ नेशन के माध्यम से अभिषेक मिश्रा जी को। अभिषेक मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। हम आपका परिचय जानना चाहते हैं सबसे पहले। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज ऑफ नेशन के सभी दर्शकों का और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस मंच के काबिल हूँ। तो मेरा परिचय है, मैं अभिषेक मिश्रा मेरा नाम है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, लखनऊ में जनता हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ। और मुझे जहाँ तक लिखने की जो कला है वो लगभग 2 साल पहले से 2020 के लास्ट में मैं लिखना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से मेरे अंदर कवि की एक प्रतिभा जागृत हुई और मैं उसको कंटिन्यू लिखता रहा। और आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? मेरी शिक्षा दीक्षा बस्ती से ही हुई है। मैं इंटर तक बस्ती पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं LBSS ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस से पढ़ा हूँ, दिल्ली में है। उसके बाद में अभी इस समय में BA मेरा फाइनल हो गया है APN डिग्री कॉलेज से। अब MA की तैयारी कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर MA है इस समय, जो कि बस्ती से ही चल रहा है। आपके अंदर कवि की प्रतिभा कैसे जागृत हुई कि आपको एक कवि बनना है? देखिए, मैं शुरू से ही मुझे पढ़ने की आदत थी, लिखने की आदत नहीं थी, सुनने की आदत थी। कवियों को हम सुनते थे और लगभग इंटर में थे तब मैंने पहला मंच अपने स्कूल में किसान इंटर कॉलेज भानपुर में पहला मंच साझा किया था, जबकि हमने उस समय हरिओम पंवार जी की एक कविता थी, वहीं से मैं प्रेरित हुआ लिखने का। और वहाँ उनकी एक कविता थी कि ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, यदि हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, फिर बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। वहीं मैंने ये कविता अपने किसान इंटर कॉलेज भानपुर में सुनाई थी। वहाँ से लोगों की बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला लोगों का। वहीं से हमारे अंदर ये कविता लिखने का थोड़ा सा मन में जागृत हुआ। बर्फ़ जब पिघलती है तो सरिता का जन्म होता है। सरिता मीन्स नदी। बर्फ़ जब पिघलती है तो सरिता का जन्म होता है, और जब प्रेम में आंसू आ जाए तब कविता का जन्म होता है। और वहीं से हमारे अंदर ये कविता ने जन्म लिया और हमने लिखना प्रारंभ किया। कविता और कवि क्या है? कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें कोई भी मानव अपने मनोवृत्तियों एवं कलात्मक भावों से एक ऐसी भाषा में उसको व्यक्त करता है जो मानव के हृदय को स्पंदित करती हो। वह मानव के अंदर साहस एवं भावनाएं प्रकट करती हो, वह कविता होती है। कविता का मेन उद्देश्य होता है जो किसी भी मानव के अंदर देश प्रेम या प्रेम, भाई प्रेम और समाज के कामों को, समाज में हो रहे कामों को ऊपर उठाने का काम करती है कविता। कवि है जो कविता की रचना करे, उसे कवि कहते हैं। कि आप एक कवि हैं तो आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? कवि के जीवन में सबसे पहली परेशानी जो आती है वो समाज की आती है। जब कवि कुछ लिखना स्टार्ट करता है तो समाज उस पर उंगली उठाना स्टार्ट कर देता है। समाज की बातों को जब उठाना स्टार्ट करता है तो उस पर लोगों की बहुत सारी टिप्पणियाँ आती हैं, जिसमें कुछ टिप्पणियाँ सही होती हैं, कुछ टिप्पणियाँ गलत होती हैं। और लोग, आसपास के जो लोग होते हैं वो भी क्वेश्चन करना उठा देते हैं। और हमारे जीवन में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, क्योंकि हमारा प्रोफेशन जो रहा है मेडिकल का प्रोफेशन रहा है। तो वहाँ से जब हमने कविता को चुना तब लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए कि इतना अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अब तुम कविता के क्षेत्र में जान रहे हो, क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं होता कि कविता साहित्य क्या है, साहित्य का क्षेत्र क्या है। तो उनको लगता है कि ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। तो इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। तो समाज को लेकर आपने कुछ लिखा है? जी, बहुत कुछ लिखा समाज को लेकर हमने, वो भी आपको आगे सुनाएंगे। जब अभी आपसे हमारी बात हो रही थी तो आपने जिक्र किया कि मैं मेडिकल लाइन में भी हूँ, तो अचानक आप साहित्य के क्षेत्र में क्यों चले गए? क्या घर वालों की इजाज़त से आप गए कि अपने मन से आप गए, या घर वालों की सपोर्ट मिलती है कि नहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। घर वालों की सपोर्ट हमको जहाँ तक मिला ही है आज तक। और शेखर त्रिपाठी भैया जी एक चीज़ लिखते हैं कि एक विषय पर सबकी सहमत कभी कभी मिल पाती है, सही दिशा में जीवन को गत कभी कभी मिल पाती है, और पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से इसकी अनुमति कभी कभी मिल पाती है। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे मेरे घर वालों का, चाहे मैं मेडिकल के क्षेत्र में रहा या फिर साहित्य के क्षेत्र में रहा, मुझे दोनों तरफ पूरा सपोर्ट मिला है और आज भी मिलता रहा है।
आपने मेडिकल भी बता दिया और साहित्य के क्षेत्र में भी है, ये भी आपने बता दिया। क्या इसके आगे भी आपने कुछ करने के लिए सोचा है कि नहीं? नहीं, वैसे तो फिलहाल हम अब साहित्य का ही सेवा करने की सोचे हैं, क्योंकि कश्तियाँ हमने जला ली है भरोसे पे तेरे। मनोज मुंतशिर साहब लिखते हैं कि कश्तियाँ हमने जला ली है भरोसे पे तेरे, अब यहाँ से हम नहीं लौट के जाने वाले। अब यहीं पे हमको डटे रहना है और साहित्य की सेवा करना है, और इस पर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, और जिसका हमको फल भी मिल रहा है और आगे चल के मिलता रहेगा। अच्छा, बस्ती में आप साहित्य को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक रही बस्ती की सिचुएशन, तो बस्ती में अभी 2-3 कवि अच्छे निकल रहे हैं। बाकी बस्ती में हमको नहीं लग रहा है कि साहित्य उतना विकसित है, क्योंकि अदर क्षेत्र में, मैं लखनऊ में रहता हूँ और लखनऊ में देख रहा हूँ कि वहाँ पे साहित्य प्रेमी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं किसी भी इवेंट में, मैं बराबर इवेंट में जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे जो है इवेंट में बस्ती से बहुत कम लोग आते रहते हैं। यहाँ पे हैं अभिषेक भैया, अभिषेक श्रीवास्तव जी को जानते होंगे आप, जगदीश सिंह भाई हैं, अशरफ अली भाई हैं, मतलब 2-4-5 कवि ऐसे हैं जो बस्ती का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि बस्ती में साहित्य का कोई ज़्यादा क्षेत्र बचा हुआ है। जो ये कठिनाइयाँ आ रही हैं, आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या कुछ सुधार कर सकते हैं? कुछ विचार हमारे चैनल पर रखेंगे अपना? जैसे कठिनाइयाँ बहुत आ रही हैं, और इसके लिए हमने अभी एक साहित्यिक अनुभूति ओपन माइक इवेंट का चैनल बस्ती में खुलवाया है। उसके हम फाउंडर हैं, उसके फाउंडर जो है अभिषेक भैया जी हैं, अभिषेक श्रीवास्तव जी। तो वो हमने बस हम लोगों का उद्देश्य यही है कि उस पर जैसे जो बच्चे हैं लिख रहे हैं, लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिल रहा है, वो मंच देने का कार्य हमारी साहित्यिक अनुभूति टीम कर रही है, जिस पे लोगों का डर को, उनके कमियों को बताया जा रहा है, उनकी गलतियों को बताया जा रहा है, जो आगे चल के एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है बस्ती में। आप एक अच्छे कवि हैं, लेकिन हमारा सवाल ये, आपके जीवन में किस कवि का प्रभाव पड़ा कि आप कविता लिखना आपने शुरू कर दिया? देखिए, अभी हमने बताया कि डॉक्टर हरिओम पंवार जी, जो कि वीर रस के कवि हैं, सबसे पहले मैंने उनकी ही कविता सुनी और उनकी द्वारा ही लिखी गई कविता को मैंने अपने स्कूल में प्रेजेंटेशन किया। तो मुझे कविता लिखने की जो कला है वहाँ से आई, लेकिन मैं वीर रस लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि वीर रस लिखने के लिए एक वीर हृदय होना ज़रूरी होता है। तो वो मैं लिख नहीं पाया। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनता हूँ, मनोज मुंतशिर साहब को सुनता हूँ, शैलेश लोढ़ा जी को सुनता हूँ, और भी कवि हैं जिनको मैं सुनता रहता हूँ, बाल मोहन पांडे जी हैं, उनको सुनता रहता हूँ, और उन्हीं से मैं प्रेरणा हमेशा लेता रहता हूँ, और उन्हीं के द्वारा लिखी गई कविताओं को पढ़ता हूँ, और जिससे हमारे अंदर भी कुछ लिखने की वो प्रतिभाएँ आती रहती हैं। अभी तक आपने जो सुना वो कुछ बताना चाहेंगे? उनकी डॉक्टर विश्वास हरिओम पंवार जी की वो कविता भी हमने आपको सुनाई है, आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते। यदि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए लिखा था कि जब वहाँ से 2 शरीर कट जाता है और हमारे भारतवासी चुप रह जाते हैं, तो उनकी ये कविता हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, यदि हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, फिर बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के या चरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है शरबंद के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के। ये डॉक्टर हरिओम पंवार जी की कविता है, जो कि बहुत पसंद की जाती है पूरे भारतवर्ष में। मैंने सुना है कि दिल टूटने पर लोग शेर और शायरी बोलने लगते हैं, तो क्या ये सही है कि गलत है? आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, आजकल के जो शायर आ रहे हैं, दिल टूटने पर होता है, अपने अंदर एक प्रतिभा जागृत होती है कि हमको कुछ करना है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप अपने भारतवर्ष में महाकवि तुलसीदास जी को ले लीजिए, जिन्होंने राम से प्रेम किया और राम पे इतने बड़े महाकाव्य की रचना कर डाली, श्री रामचरितमानस की रचना कर डाली। तो उनका प्रेम राम से था। अभी सेनाओं से प्रेम है, भारतवर्ष से प्रेम है, तो इस पर कविता लिखी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि किसी लड़की के लिए ही कविता लिखी जाए। लोग कहते हैं कि दिल टूटने पर भी यूपीएससी भी क्लियर होता है। अभी तो शायरी की बात आपने की, लेकिन लोगों का कहना होता है कि दिल टूटने पर यूपीएससी भी क्लियर होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यूपीएससी के लिए दिल लगाकर पढ़ने पड़ते हैं और ऊंचाई पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चलने पड़ते हैं। तो उस पर हमने एक लिखी थी 4 लाइनें कि अगर दिल टूटने पर यूपीएससी सवार होता तो क्या भारत का युवा इतना बेरोजगार होता? यूँ इलाहाबाद मुखर्जी नगर जाकर लाखों बर्बाद कौन करता? हसीनाओं की जुल्फों को शायरों की महफिल में याद कौन करता? फिर हर आशिक का यहाँ ऐस होता, और इंडिया में रोज़ लाखों दिल टूटते हैं, इस तरह तो हर गली में एक आईएएस होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिल टूटने पर यूपीएससी क्लियर होती है या दिल टूटने पर लोग शायरी करते हैं। शायरी एक कला है जिसको कभी भी किसी भी उम्र में लोग लिखना
शुरू कर सकते हैं। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि जब दिल टूटता है लोगों का तो वो कुछ ऐसा जज्बा दिखाना चाहते, कुछ करने का उनके अंदर जज्बा आ जाता कि मैं दिखाऊंगा। ये तो बात सही है ना? हाँ, ये बात सही है, लोगों के अंदर जज्बाएं, लेकिन ये जो प्रतिभाएं जागती हैं मुझे लगता है कि बस कुछ दिनों के लिए, जब तक हम उसको भूल नहीं पाते हैं तब तक ये प्रतिभाएं हमारे अंदर रहती हैं। बहुत कम लोग होते हैं, 1-2% मैं नहीं कह सकता हूँ कि 1-2% लोगों ने ये सिद्ध करके दिखाया हो कि दिल टूटने पर लोग शायर बनते हैं या दिल टूटने पर लोग यूपीएससी के लिए। अभी आपने यूपीएससी के बारे में जिक्र किया। आजकल के युवाओं में देखा जा रहा है जब उनका दिल टूटता है तो स्टेटस लगाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो इस बात पर कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात में सच्चाई मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है, क्योंकि लोगों का जब लोग आह में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो वो दर्द दिखाने के लिए ये स्टेटस मात्र 30 सेकंड का स्टेटस लगाते हैं। बाकी वो 30 सेकंड का स्टेटस 24 घंटे बाद डिलीट हो जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ दिनों में उनके माइंड से भी डिलीट हो जाता है। और इंतकाम का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इंतकाम, ऐसा इंतकाम, यूपीएससी वाला इंतकाम, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये एक यूपीएससी क्लियर किया हुआ लड़का था, उसमें शादी में ज़रूर बुलाना, तो उसी का एक ये पार्ट है, उसी गाने का, तो उस गाने से निकाला हुआ ये पार्ट है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोग इतनी जल्दी किसी प्यार को भूलने के लिए, इंतकाम दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि जिसका यूपीएससी लक्ष्य होता है वो शुरू से ही यूपीएससी के लिए पढ़ता है और रेगुलर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत होती है, ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर चलने पड़ते हैं। और यूपीएससी दिल टूटने पर क्लियर नहीं होता मेरे दोस्त, यूपीएससी के लिए दिल लगाकर पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है जब दिल टूटा हो, अगर वो कुछ दिखाना चाहता हो, कहीं सच में वो ना दिखा दे, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा होता है, लेकिन 1-2% होता है, बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि लोग नेक्स्ट के पीछे भागने लगते हैं और वही जो होता है वो उनके इंतकाम को, जो इंतकाम लेने की वो सोचते हैं, उसको भुला देता है। नेक्स्ट के पीछे अगर ना भागें, फिर अपने गोल के पीछे भागें, अपने लक्ष्य के पीछे भागें, तो ऐसा संभव है। मैं इसको असंभव की दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन लोग असंभव की दृष्टि पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एक्स के बाद नेक्स्ट को खोजने की उनकी जो इच्छा होती है वो जारी रहती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ घटना हुआ है कि नहीं? देखिए, आप ऐसे सवालों में डाल दें, घटनाएं सबके साथ होती रहती हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ भी हुई थोड़ी बहुत घटना, लेकिन हम इसको घटना के क्रम से नहीं देखते हैं, इसको हम अपने अंदर एक लक्ष्य को जागृत करने की क्रम से देखते हैं। और मुझे लगता है कि ये घटना एक दिन बहुत अच्छे काम तक हमको ले जाएगी, अच्छे मुकाम तक ले जाएगी, अच्छे मंजिल तक ले जाएगी। और इसी के उद्देश्य में मैंने बताया कि नेक्स्ट की ओर लोग चले जाते हैं, मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ना बहुत कम कर दिया हूँ या बंद कर दिया हूँ, ये ऐसा माने, क्योंकि अभी तक मैंने नेक्स्ट की ओर नहीं बढ़ा है। अब आगे तो उसे लग नहीं रहा है, लेकिन भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इंतकाम दिखाना चाहते हैं? नहीं, इंतकाम दिखाने की कोई बात नहीं है, इसमें इंतकाम वाली कोई बात नहीं आती है। हमारा एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या कोई कभी सरकारी हो सकता है? नहीं, सरकारी तो कभी वैसे हमने नहीं सुना और ना ही हो सकता है, क्योंकि सरकारी करने के लिए, सरकारी कभी होने के लिए पेंशन, पहली बात तो सैलरी मिलनी चाहिए जब तक वो काम पर रह रहा है, और उसको रेगुलर काम मिलना चाहिए, रेगुलर उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो 10 बजे जाए, शाम को 6 बजे आए। ये एक सरकारी कर्मचारी का एक वर्क होता है। लेकिन कभी शाम को 7 बजे जाता है और अपनी कविताओं को प्रस्तुत करता है, 2-3 घंटे में अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभाओं के बल पे वहाँ से जनता का प्यार लेकर लौटता है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी कभी सरकारी हो सकता है। अभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि अनामिका अंबर जी, जो कि बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं, उनको कुछ लोगों ने सरकारी कवि के नाम से पुकारा, सरकारी कवि की टिप्पणियां की उन पर। लेकिन ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये जानकारी हम लोग कभी, आप जान रहे हैं साहित्य क्षेत्र से हैं, तो हम लोग सबकी देखते रहते हैं। अभी नेहा सिंह राठौर जी हैं, बहुत अच्छा मतलब लिखती हैं, वो समाज के मुद्दों को उठाती हैं। तो उन्होंने समाज के मुद्दों को उठाया, तो उन्होंने एक चीज़ पूछा था, यूपी में काबा, यूपी में काबा आपने सुना होगा। तो डॉक्टर अनामिका अंबर जी ने उसका जवाब दिया था कि यूपी में बाबा। अब यूपी में बाबा सुनकर लोगों ने, या यूँ कहें कि विपक्ष के लोगों ने, उनको सरकारी कवि बताया। जो लोग उनको सरकारी कवि बता रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप उनको कितने मंथ की सैलरी दे रहे हैं, कौन सी सैलरी आप उनको दे रहे हैं, किस टाइम पे आप उनको बुला रहे हैं, क्या संडे को उनको छुट्टी दे रहे हैं? वो एक कवयित्री हैं, वो संडे के दिन भी अपनी कविता का
पाठ करती हैं, जहाँ भी उनका निमंत्रण होता आमंत्रण होता है वहाँ पर वो कविताओं का पाठ करने और अपनी प्रतिभा के बल पे वहाँ से सम्मान लेकर लौटती हैं और आप लोग उन पर टिप्पणियाँ करते हैं सरकारी कवि होने का। अगर आप मान लिया नेहा सिंह राठौर जी थी, वो समाज के मुद्दों को उठाई, समाज की कमियों को गिनवाई, उत्तर प्रदेश की कमियों को गिनवाई, तो हमारा ये हर कवि का फर्ज होता है कि अगर कोई समाज की कमियों को गिनवा रहा है तो ये दूसरे कवि का फर्ज होता है कि समाज में जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी गिनवाने का एक कवि का फर्ज होता है। और वही अनामिका, डॉक्टर अनामिका अंबर ने वही किया, लेकिन उनको लोगों ने सरकारी कवि बताया, लेकिन वो लोग बताए जो विपक्ष था। अभी आपने पक्ष विपक्ष की बात की, क्या एक कवि को निष्पक्ष होना चाहिए? कितना आप सहमत हैं? हम पूर्ण रूप से इस बात से सहमत हैं, क्योंकि एक कवि को निष्पक्ष ही लिखना चाहिए। वो किसी के पक्ष में ना लेकर समाज के मुद्दों को लिखे वो, लेकिन जो सही है उसको लिखे। अभी मैथिली शरण गुप्त जी बड़े कवि हैं, वो लिखते हैं कि अन्याय सहकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का रण हुआ। वो लिखते हैं कि अन्याय सहकर, अगर व्यक्ति अन्याय सहकर बैठा रह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, उस पर प्रश्न नहीं कर रहा है, उस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा दुष्कर्म है, ये बहुत ही बड़ा पाप है। न्यायार्थ और इस न्याय के लिए अपने भाई को भी दंड देना महाधर्म है, ये कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं। अभी आपने बहुत सारी बातें बताई हमारे सवालों के माध्यम से, लेकिन अभी तक आपने क्या लिखा? क्योंकि आप एक कवि हैं और हर कवि अपने बारे में ज़रूर लिखता है, तो हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। और मैं लिखा हूँ अपने बारे में कि ख्वाब मेरे भी टूटे हैं पर मान अभी मैं जिंदा हूँ, कर पिंजड़े में कैद रखा था मैं, अब उड़ता हुआ परिंदा हूँ। आसमान को मुट्ठी में करने का जज्बा नाकाम नहीं होगा, इतना ऊंचा उड़ूंगा एक दिन ऊपर आसमान नहीं होगा। धरती साफ नहीं दिखेगी, अंबर भी गहरा होगा, ख्वाबे नींदे चैन व मंजिल सब पे अपना पहरा होगा। चट्टानों से आंख मिचौली होगी, सागर पे भी रस्ते होंगे, और जो खुद के महंगे होने पर इतराते हैं एक दिन मेरे जूतों से भी सस्ते होंगे। ये मेरी पंक्तियों की चंद लाइनें हैं। जो आपने चंद लाइनें बोले, इसका हिंदी हमें हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हर कोई नहीं समझ पाता है। इसमें बहुत सरल है, ये बहुत ही सरल भाषा में हमने खुद ही लिखा हुआ है कि ख्वाब मेरे भी टूटे हैं, मेरे सपने टूटे हैं, जो हमने सपनों को सजाए रखे थे वो टूट चुके हैं, लेकिन अभी मान लो मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। ख्वाब मेरे भी टूटे हैं पर मान अभी मैं जिंदा हूँ, कर पिंजड़े में कैद रखा था, अभी तक मैं कैद था एक जगह पे, अभी तक हमको अपने ज्ञान का अनुमान नहीं था, अभी तक हमको अपनी प्रतिभा का अनुमान नहीं था, इसलिए कर पिंजड़े में कैद रखा था मैं, पर अब उड़ता हुआ परिंदा हूँ। अब मैं उड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव ले रहा हूँ और मैं आगे प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या सपना आपका टूटा है जो आपने ये चीज़ लिख दिया? सपना, अब सपने बहुत सारे सबके होते हैं, तो हमारे भी थे जो टूट गए, तो उसको बनाना हमारी जिम्मेदारी है, उसको जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन मुझे लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपने अंतर मन से बता रहा हूँ, अभी लोगों का नहीं समझ। क्या आपका सपना साकार होगा? सपना बिल्कुल साकार होगा, अगर हम मेहनत करते हैं, हमारा ही नहीं सबका सपना साकार होगा, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं सबका सपना साकार होगा अगर हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अध्ययन के द्वारा ही किसी भी चीज़ को साकार किया जा सकता है, और अध्ययन जो है लगातार जारी। अभी आपने जिक्र किया कि हमारी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है हमारे इस लक्ष्य में जो आप ये काम कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में। क्या अपने माँ बाप के ऊपर कुछ लिखा है आपने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ये जो मैंने लिखा है माँ बाप के ऊपर, मुझे यहाँ पर सुनाने का मौका मिला। मैं पहला मंच है जिस पे मैं अपनी माँ बाप के बारे में कविता सुनाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं पहले अपनी कहानी बताता हूँ कि पिता दिन रात खेतों में रहा, माँ हमेशा से परेशान रही है। पिता दिन रात खेतों में रहा, माँ हमेशा से परेशान रही है, इस नन्हे से परिंदे में मेरी माँ की जान रही है। वो मेरे चेहरे में घर की परेशानियों का हल देखती है, उसके आंखों के सारे आंसू सूख जाते हैं जब वो मेरे किताबों के पन्ने में अपना आने वाला कल देखती है। वो भूल जाती है अपने सभी परेशानियों को, छुपा लेती है तवे से जले निशानियों को। उसकी ममता और आस पर ही चल रहा हूँ मैं, देखकर हालात बेरोजगारी के मचल रहा हूँ मैं। मेरा बेटा अफसर बनेगा ये आस है उसको, दुख के सब बादल छटेंगे ये विश्वास है उसको। पर हर रोज़ कंधे पर डिग्रियां लेकर निकल पड़ता हूँ, ऑटो वाले से किराया पूछता हूँ और पैदल ही चल पड़ता हूँ। वो किराया क्यों पूछता हूँ? क्योंकि मुझे किराए से दूरी और पैसे दोनों का अंदाज़ा मिल जाता है कि अगर मान लिया मैं ऑटो वाले से पूछता हूँ यहाँ भैया इतना दूरी का कितना लेंगे, तो वो 10 रुपया बताया तो मुझे लग जाता है कि 1-2 किलोमीटर के रेंज में होगा, तो मैं वहाँ से
हर रोज़ कंधे पर डिग्रियां लेकर निकल पड़ता हूँ, ऑटो वाले से किराया पूछता हूँ और पैदल ही चल पड़ता हूँ। हर रोज़ दर बदर भटकता हूँ नौकरी की तलाश में, थक कर आता हूँ और बैठ जाता हूँ आईने के पास में। बंद कमरे में आंसू बहाता हूँ और खुद ही उसको पोंछता हूँ। कभी खुद की ज़िंदगी तो कभी किस्मत को सोचता हूँ। और जब ज़िंदगी में अकेला महसूस होने लगता है तब सबसे ज़्यादा फिक्र, सबसे ज़्यादा याद सिर्फ माँ आती है, क्योंकि हम लोग माँ से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो जब कभी कभी अकेला महसूस होने लगता है तो वहाँ से हमने ये कविता उठाई माँ के लिए, कि अचानक जब याद आने लगती है तो वही कवि क्या लिखता है कि माँ 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 मुझे तेरी याद आ रही है माँ, कल रात फिर बिना खाए ही मैं सो गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई कीमती चीज़ खो गया था। माँ, अब सुबह देर से उठने पर घूरने वाला कोई नहीं है, अच्छा काम करने पर भी माथा चूमने वाला कोई नहीं है। चल उठ नहा ले अब, थोड़ा ही सही पर कुछ खा ले अब। माँ, अब ऐसा कहने वाला कोई नहीं है, मेरी तेज आवाज़ को सहने वाला कोई नहीं है। माँ, अब किचन से आवाज़ नहीं आती तेरे बुलाने का, अब किसी को फिक्री नहीं है मेरे घर देर से आने का। बेटा संभल के जाना, घर जल्दी आना, बाहर की चीज़ें ज़्यादा मत खाना। माँ, अब इतना समझाने वाला कोई नहीं है। डूबता जा रहा हूँ हर दिन खामोशी के समुंदर में, देर रात तक नींद नहीं आती, अपने सीने से लगाकर सुलाने वाला कोई नहीं है। अपने सीने से लगाकर सुलाने वाला कोई नहीं है। माँ, अब तेरे आंचल के सहारे और वो कल नहीं मिलते, प्रश्नों का चक्रवात उठता है मन में पर प्रश्नों के हल नहीं मिलते। माँ, तेरे आंचल के सहारे वो कल नहीं मिलते, प्रश्नों का चक्रवात उठता है मन में पर प्रश्नों के हल नहीं मिलते। पर मैं उस माँ से वादा करता हूँ कि रख विश्वास माँ, रख विश्वास, एक दिन गरीबी की जंजीर तोड़ूंगा मैं। माँ, रख विश्वास, एक दिन गरीबी की जंजीर तोड़ूंगा मैं। सब कुछ तेरे कदमों में आ गिरेगा, ऐसा तीर छोड़ूंगा मैं। सब कुछ तेरे कदमों में आ गिरेगा, ऐसा तीर छोड़ूंगा मैं। शेख जी, आपने माँ के ऊपर इतना अच्छा लिखा है कि मैं भी बहुत मन से मैं प्रसन्न हो गया कि आपकी बातों में वो जो दर्द है, जो आपने अपने कलम के माध्यम से जितनी ताकत थी आपने लगा दी माँ के लिए। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुक्रिया आपको कि हमारे दर्शकों को अपने माँ के बारे में बताएं। लेकिन क्या आपने पिता के बारे में भी कुछ लिखा है? पिता पे लिखना इतना संभव नहीं है, क्योंकि वो पिता वो बादल है जो सूर्य को ढक लेता है। तो मैंने पिता पे लिखने की कोशिश तो की मैंने, पर मैं लिख नहीं पाया। उनकी कुर्बानियों को साथ रहकर भी मैं सीख नहीं पाया। एक पिता अगर अपने जीवन के संघर्षों की एक पिता अगर अपने बच्चों को अपने संघर्षों की कहानी बता देता तो जितनी सुविधाएं वो हमको देता है, मुझे लगता है उतने में वो खुद को अंबानी बना देता है। मुझे लगता है कि उतने में वो खुद को अंबानी बना देता है। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हर कवि, हर शायर की एक वजह होती है लिखने के लिए, लेकिन आप किस वजह से अपनी कलम को आपने उठाया और आपने लिखना शुरू कर दिया? देखिए, जब भी उसका नाम सुने दिल जोर से आहें भरता है। जब भी उसका नाम सुने दिल जोर से आहें भरता है। उसके दूर हो जाने पर भी प्यार उसी से करता है। और जिस लड़की के प्यार में पागल बन बैठा था मेरा दिल, जिस लड़की के प्यार में पागल बन बैठा था मेरा दिल, उस लड़की का पागल कहना आज भी पागल करता है। और है, उनका देख के तिरछी नज़रों से घायल कर देना ठीक लगा। जो दिल को छू जाए उस घुघरू की धुन को पायल कह देना ठीक लगा। और इश्क में उसके पागल थे हम, हरकत भी कुछ वैसी थी, उस लड़की का पागल कह के पागल कर देना ठीक लगा। अभिषेक मिश्रा जी, अब ये बताइए आपकी पहली कविता कौन सी थी? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हमारी पहली कविता थी, आप वहीं पे हमको ले आए कि कहाँ से आपने लिखना सीखा, किसके लिए लिखते हैं, सबका दिल टूटता है, तो आपने वहीं पे हमको ले आया। आखिर हमको उत्तर देने पे मजबूर ही कर दिया। तो मेरी पहली कविता थी कि अपनी शादी में तुम मुझे बुलाना ज़रूर, लाल जोड़े में सूरत दिखाना ज़रूर, तुम्हें किसी और के गले में हार डालते देख आएंगे मेरी आंखों में आंसू, पर तुम मेरा प्रीत भूलकर मुस्कुराना ज़रूर। जब तुम मंडप में खुद को सजाए बैठोगी, न जाने अपने सीने में कितने राज दबाए बैठोगी, उस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारी सभी सखियाँ होंगी। मजबूरी तुम्हारी थी पर मेरे पास बेबसियाँ होंगी। तुम्हारे चूड़ी और उस दिन तुम्हारे चूड़ी और पायल की खनक देखूंगा, आग की लपटों की चमक देखूंगा। उस दिन तुम्हारे चूड़ी और पायल की खनक देखूंगा, सुबह तक तुम्हारे माथे पर सिंदूर देखूंगा। जो बहुत करीब थे इस दिल के, उनको बहुत दूर देखूंगा। फिर मेरे सामने रकीब के साथ सजी गाड़ी में जाओगी तुम, माँ कसम इस दिल को बहुत याद आओगी तुम। और था लास्ट पंक्तियाँ हैं कि करके वादा मुझसे यूँ शादी का, किसी और का हो जाना उस साहबजादी का।
करके वादा मुझसे यूं शादी का, किसी और का हो जाना उस साहबजादी का। वो मेरे सामने सजी गाड़ी में चली गई, मैं खड़ा तमाशा देखता रहा अपनी बर्बादी का। क्या ये घटना सच में हुआ है क्या? घटना होती है तभी, कभी हमेशा सत्य लिखता है या भावनाएं लिखता है, जो वो महसूस करता है वो लिखता है। यानी आप कन्फर्म है कि आप ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम आप दिखाना चाहते हैं? लग रहा है आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंतकाम तो हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इंतकाम दिखाने के लिए अभी तो हमने नहीं, आपके शब्द से हमको जानकारी मिल रही है। अगर लग रहा है ऐसा लोगों को तो हो सकता है कि आगे चल के ऐसा कुछ मिले, लेकिन अभी तक मेरे मन में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इंतकाम दिखाना चाहता हूँ या ऐसा कुछ भी। मैं बस सिर्फ अपने लक्ष्य को चुन चुका हूँ और अपने लक्ष्य के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। अभिषेक मिश्रा जी, आप जाने से पहले हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं ये चाहता हूँ कि आप एक कोई कविता सुना कर ही जाइए। देखिए, हम चाहते हैं कि समाज की उंगलियां हर वो काम पे उठती हैं जो हम शुरुआत करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन उंगलियों को ना देखकर मुझे अपने लक्ष्य पर फोकस रखना चाहिए और लक्ष्य के फोकस से ही अपने काम को करते रहना चाहिए। उस पर हम 4 लोगों की जहाँ तक आती है, कोई भी काम करते हैं हम लोग तो उस पर 4 लोग की बात आती है। हम कुछ सोचते हैं, इससे पहले ये सोचने लगता है अरे यार 4 लोग क्या कहेंगे। तो उस पर हमारा ये है कि मुफलिसी पर उंगलियां उठाएंगे 4 लोग। मुफलिसी मतलब होती है गरीबी। जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे चल के, तब फिर वही 4 लोग क्या करते हैं, मुफलिसी पर उंगलियां उठाएंगे 4 लोग, रोशन रास्तों की बत्तियां बुझाएंगे 4 लोग। और खुदा ने नवाजा है 2 गज जमी से सभी को, बस उसी जमी तक एक दिन पहुँचाएंगे 4 लोग। उसी जमी तक एक दिन पहुंचाएंगे 4 लोग। तो मैं कहता हूं कि 4 लोगों पर ध्यान ना करके अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो दर्शकों, आपने सुना अभिषेक मिश्रा जी को। तो हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। और अभिषेक मिश्रा जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, अपने सारे सवालों का सामना किया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम आपसे फिर मिलेंगे। आपने हमको यहाँ पे बुलाया।